माननीय सभापति जी, जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामले को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वो अपना मामलों के अनुमोदित पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दे। आइटम नंबर 17 एंड 18 एक साथ ली जाएगी। अनुदानों की पूरक मांगे, अतिरिक्त अनुदानों की पूरक मांगे। श्री गौरव गोगोई जी। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि जब हम इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा शुरू करने वाले हैं तो आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी भी उचित समझेंगे कि वो यहाँ पे आके विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों की बातें और जनता की बातें स्वयं सुनने का वो प्रयत्न करेंगी। ये सप्लीमेंट्री ग्रांट्स लगभग इस पे 80 ग्रांट हैं, 4 अप्रोप्रिएशन है और लगभग 1,19,000 करोड़ का ये सप्लीमेंट्री ग्रांट्स हैं। सर, मैं सबसे पहले इस सप्लीमेंट्री ग्रांट के संदर्भ में कुछ मैं कहना चाहूंगा। सर, अगर कुछ ही दिन पहले Q2 GDP के डाटा जनता के सामने प्रकाशित हुई और उसमें कुछ, अगर आप उसके गहराई में जाएंगे तो कुछ चिंताजनक विषय आपको मिलेंगे। विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में इस बार हमारा Q2 GDP इतना अच्छा नहीं हुआ है। GDP जो हमारा, अगर आप उसमें एग्रीकल्चर के सबसेक्शन में जाएंगे तो उसमें कटौती हुई है, ग्रोथ के बजाय उसमें आज रिग्रेशन हुआ है और इसके कारण जो वर्तमान की जो बारिश, मॉनसून, एल नीनो इफेक्ट है, उसका प्रभाव हमको दिख रहा है। तो ऐसे संदर्भ में मैं आशा करता था कि जो ही सरकार ने इस सत्र के पूर्व MGNREGA के लिए शायद उन्होंने अतिरिक्त वित्तीय राशि मांगा होगा, लेकिन जितना उन्होंने राशि अभी तक MGNREGA के लिए रखा है वो संतोषजनक नहीं है और मैं अपेक्षा करूंगा कि इस सप्लीमेंट्री ग्रांट में वो MGNREGA के लिए अतिरिक्त रकम वो लाएंगे, क्योंकि आज भी MGNREGA का बहुत डिमांड आज हमारे देश में दिख रहा है और वो आपके डेटा में भी है कि डिमांड जो MGNREGA का है पिछले वर्ष की तुलना में डिमांड बढ़ा है, घटा नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा आदरणीय सभापति महोदय, हम सेंसस 2021 का भी हम बार बार विवरण चाहते हैं इस सरकार से। आज से लगभग 1-1.5 वर्ष पहले मुझे याद है कि आदरणीय वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारामन जी ने अपने वित्तीय भाषण में, बजट स्पीच के भाषण में सेंसस के लिए उन्होंने कुछ राशि एलोकेट किया था, लेकिन उसके पश्चात, जो कि अब कोविड भी खत्म हो गया है, लगभग 2 साल हो गए, लेकिन सेंसस 2021 जो होना है उस पे अभी तक हम सरकार की तरफ से कोई हम ठोस कदम नहीं देख पा रहे। बजट पे भी कोई विवरण नहीं देख पा रहा इस साल में, ना सप्लीमेंट्री ग्रांट्स में। तो सेंसस जिसपे बार बार हम ये मांग कर रहे हैं, देश की जनता ये मांग कर रही है कि हमारा एक कास्ट सेंसस होना चाहिए, पूरे कास्ट डेटा आना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि ये सरकार 2021 जो हमारा सेंसस है उसमें कब प्रकाशित करेगी, उस पर स्पष्टीकरण आज हमारे वित्तीय मंत्री इस पे दे। तीसरी बात ये यहाँ पे हम देखना चाहते थे कि सर, बहुत दुख की बात है कि ये देश है जिसपे हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। किसान की बात तो मैंने कर दी है कि किसान आज क्लाइमेट चेंज और विभिन्न परिस्थितियों से लड़ रहा है और उसकी अवस्था अच्छी नहीं है, लेकिन जवान के साथ भी आज ये सरकार अन्याय कर रही है। आज डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर भी ये सरकार बार बार प्रश्न उठा रही है और कितनी अफसोस की बात है कि जो हमारे जवान जो सरहद पे हमारे देश की रक्षा करते हैं, आज कितने वो हमारे देश के लिए त्याग करते हैं, बलिदान करते हैं, अपने गांव अपने घरों से दूर रहते हैं। आज उनके डिसेबिलिटी
पेंशन पर भी इन सरकार की आंख है और उन्होंने डिसेबिलिटी बेनिफिट्स इन्होंने कम कर दिए हैं। और ये सरकार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कोर्ट में जाके वे जवानों जिनको डिसेबिलिटी पेंशन का एक वर्ग मिल रहा था उसको भी ये चैलेंज कर रही है। तो कितनी अफसोस की बात है कि ना किसान को सम्मान मिल रहा है, ना जवान को सम्मान यहां पे मिल रहा है। इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि आज आपने अग्निवीर की ये स्कीम लाए हैं, लेकिन अलग अलग हमारे प्रदेशों में सैनिक स्कूल की एक मांग हो रही है और मेरे ही प्रदेश में असम में बार बार हम ये मांग कर रहे हैं। भूमि भी हमने ठीक कर दिया है कि गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में एक दूसरा सैनिक स्कूल होना चाहिए, जिसका विवरण हमारे इससे पहले मनोहर लाल पर्रिकर जो देश के रक्षा मंत्री थे उन्होंने उसका विवरण किया है। वहां के असम के राज्य सरकार के बजट में भी उल्लेखित है कि दूसरा सैनिक स्कूल गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में होना है, लेकिन आज तक हमने जमीन पर कोई भी हमने परिवर्तन नहीं देखा, कोई काम नहीं देखा। साथ साथ सर अभी मैं ये भी चाहता हूं कि डिजास्टर रिलीफ, कुछ ही दिन पहले केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के लिए उन्होंने कुछ बजट उन्होंने रिलीज किया, लेकिन तमिलनाडु में जहां तक हमारी जानकारी है वो जो उनका ड्यू है टू द स्टेट ऑफ तमिलनाडु अंडर द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, ओनली their due has been released, but the additional damage caused by the floods in Chennai, that has to be now the burden falls on the state government and the center is not doing enough. I urge the center, they talk about cooperative federalism, but there is no additional aid that is offered to states at the time of natural disasters, whether it's the floods in Chennai, whether it's the cyclone in Andhra, whether it's the landslide that we saw in Himachal Pradesh, or whether it's the landslide we saw in Sikkim. In Sikkim, the amount of fund that was released was minuscule, was pitiable. आप लोग ईस्ट, एक्ट ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, लेकिन जब सिक्किम में बड़ा नेचुरल डिजास्टर, एक डेवस्टेशन हुआ, लोगों की जान चली गई, द अमाउंट ऑफ फंड दैट वाज रिलीज्ड वाज मिनिस्क्यूल। आई अर्ज दिस सेंट्रल गवर्नमेंट इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कि जब किसी राज्य में आपदा आती है तो तुरंत जो ड्यू है वो तो रिलीज करे, लेकिन अतिरिक्त जो रीएम्बर्स करना चाहिए स्टेट को वो भी ये करे। इस बात को मैं आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। ये भी मैं बात रखना चाहता हूं कि इस सप्लीमेंट्री ग्रांट्स में मैं नेशनल हाईवे का भी मैं उल्लेख करना चाहूंगा। असम में नेशनल हाईवे आईडीसीएल का एक कॉर्पोरेशन बनाया गया है, लेकिन किसी प्रकार से काम आज जमीन पर उनका अच्छा नहीं है, संतोषजनक है और संतोषजनक नहीं है और बहुत प्रश्न उठ रहे हैं। आज नुमलीगढ़ से डिब्रूगढ़ को 4 लेन हाईवे है, टियोक शिवसागर पार्ट में कुछ काम ही नहीं हुआ है। वहां पे जो एक्सपेंशन का फेज 1 काम हो गया है, लेकिन वो फेज 1 काम फेज 1 पे ही रह गया है, फेज 2 फेज 3 अभी तक हुआ नहीं है। तो बहुत अफसोस की बात है, जो अपर असम जहां पे टूरिस्ट पर्यटक आते हैं, आज वहां पे किसी प्रकार का काम वहां पे हुआ नहीं है। और ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी क्या करती है कि जब लोगों का भूमि लेती है तो उसको कॉम्पनसेशन देती है, तो लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लोगों का यह कॉम्पनसेशन देना ये एक स्कैम बन गया है, क्योंकि लोग आज फर्जी अपने लैंड डॉक्यूमेंट दिखा के आज वो NHIDSL के कुछ अधिकारियों के साथ बात करके आज वो एक स्कैम के द्वारा आज वो कॉम्पनसेशन जो लाखों के संदर्भ में जा रहा है, वो लाखों का कॉम्पनसेशन हो रहा है। विशेष रूप से हम कार्बी आंगलोंग में ये देख रहे हैं, NH29 में पारोख्वा लाहौरजान के एरिया में बहुत से फर्जी लोगों को उन्होंने वहां पे एक फर्जी लैंड डॉक्यूमेंट दिखा के नेशनल हाईवे अथॉरिटी से बहुत रकम ले लिया है। मैं चाहता हूं कि आज ये रिकॉर्ड पे जाए और NHIDCL पे ये इंक्वायरी बैठे कि कहां उन्होंने इस प्रकार के फर्जी काम किए हैं। सर, मैं अपने ब्रॉड में आता हूं, मैं ब्रॉडली अब इस सप्लीमेंट्री ग्रांट से बाहर आना चाहता हूं सर, कि सप्लीमेंट्री ग्रांट्स में हम ये देख रहे हैं कि बार बार सरकार कहती है कि हमने बहुत अच्छा काम किया, हमारे जीडीपी बहुत आगे बढ़ रहा है, हमारे बहुत से आज हमारे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट FDI यहाँ पे हो रही है। लेकिन सर, देश की जो असली अवस्था है, देश की जो वास्तविकता है, वो हमने कुछ दिन पहले उत्तराखंड में देखा। उत्तराखंड में क्या देखा सर, कि केंद्र सरकार का एक 12,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट था टनल बनाने का, एक सुरंग बनाने का। उस सुरंग में हमारे लगभग 40 मजदूर लगभग 2 हफ्ते वो आज वहां पे फंस गए थे। और वो फंसने का कारण क्या था कि टनल निर्माण करते हुए जो एक एस्केप पैसेज होना चाहिए था कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, लेबर वर्कर्स के लिए, वो एस्केप पैसेज उनके लिए नहीं था।
तो ये तो मैं आभार प्रकट करता हूं विभिन्न एजेंसियों का, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, वो सारे वो लोग जिन्होंने उन 41 लेबर वर्कर्स को बाहर निकाला। लेकिन क्या इंक्वायरी होगी कि उत्तराखंड के ये सिलखिया टनल में ऐसा क्यों हुआ कि टनल के कोलैप्स होना पड़ा? एस्केप पैसेज क्यों नहीं था? क्या इंक्वायरी होगी? या क्या हम दोबारा उन मजदूरों को भूल गए हैं कि यही आज सच्चाई है? हम करोड़ों का प्रोजेक्ट बना के सरकार हाईवे तो बनाती है, लेकिन जो इंक्वायरी होनी चाहिए, जो हमको रक्षा देना चाहिए हमारे मजदूरों को, वो रक्षा हम नहीं दे पा रहे। आज भी वो जो रैट होल माइनर्स जब उन्होंने लोगों को निकाला तो उन्होंने अंत में क्या बोला? उन्होंने अंत में यह बोला कि देखिए हमने इन सारे लोगों को हमने बचाया, हम बस इतना ही सरकार से चाहते हैं कि मेरा पगार बढ़ाया जाए, मेरा वेतन बढ़ाया जाए। और यही देश की आज वास्तविकता है कि हर वो मजदूर, हर वो श्रमिक, हर वो किसान, वो चाहे शहरी इलाका हो या चाहे गांव में हो, आज बढ़ती हुई महंगाई में वो चाहता है कि सरकार मेरा वेतन बढ़ाए, सरकार मेरा वेतन बढ़ाए। अब लेकिन हम क्या देख रहे हैं? विशेष रूप से महिला का पार्टिसिपेशन आज लेबर फोर्स में घट रहा है। आज एक इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। मैं चाहता हूं कि सरकार यह बताए कि क्यों आज कोविड के पश्चात 2 साल हो गए, महिला का पार्टिसिपेशन आज लेबर फोर्स में घटता हुआ क्यों आ रहा है? आज का आप इकोनॉमिक टाइम्स या बिजनेस स्टैंडर्ड देख लीजिए, आज सैलरीड सेक्टर्स में भी वुमेन का जो सैलरी है कंपेयर टू मेन इज फार लेस। देयर इज अ ह्यूज जेंडर गैप दैट इज हैपनिंग एंड दैट शुड वरी अस, because we want our Indian women to be empowered financially, socially and politically. And it pains and disturbs us that irrespective of whether a woman is working on a field or on a mine or in a company, that she is discriminated against and she is not getting fair wages, she is not getting equal wages. And therefore we see a greater income inequality that is taking place. Women are facing the greatest brunt of income inequality. And this is a very disturbing fact for India. Even the United Nations Developing Program, UNDP, have said that in India, the top 10% hold 57% of the national income. The top 10% hold 15% of the national wealth. तो जबकि 10% आबादी के पास ही 50% नेशनल इनकम है, लगभग 15% नेशनल वेल्थ है। तो यही हम देख रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी बढ़ तो रही है, लेकिन जो फल है, जो वास्तविक में अच्छे दिन आ रहे हैं, वो अच्छे दिन सिर्फ देश के कुछ 10% लोगों के लिए आ रहे हैं। ज्यादातर लोगों के लिए आज भी वो सरकार के जो अनाज दे रहे हैं, वो सरकार के फ्री अनाज पर निर्भर है। हम बात करते हैं कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन आज भी हमको 80 करोड़ आबादी को हमको फ्री राशन देना पड़ता है, नहीं तो वो भूख मरी कि वहां पे आज वो समस्या वो झेलेंगे। तो ये देश की सच्चाई है, इससे हमें भागना नहीं चाहिए और साथ ही साथ इस देश की सच्चाई को हमको कबूल करना चाहिए, ना कि बार बार राजनीति में हम बार ये सरकार अपना सीना ठोकती है कि कहते हमने फ्री अनाज दिया, लेकिन फ्री अनाज किस एक्ट के जरिए? वो फ्री अनाज जो दे रही है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो यूपीए के दौरान वो पारित हो गया है, उस एक्ट के द्वारा आज फ्री राशन दिया जा रहा है। ये सरकार बार बार जैम ट्रिनिटी की बात करती है, ये सरकार बार बार यूपीआई की बात करती है। यूपीआई और जैम ट्रिनिटी के जो 2 मूल पहलू हैं, आधार, वो भी यूपीए के दौरान वो पूरा ढांचा वो बनाया गया। मोबाइल, लोगों के हाथ में मोबाइल, वो भी यूपीए के समय के दौरान लोगों के हाथों में मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, चीप डेटा वो हो गया है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये सरकार कबूल करे कि ये जो प्रगति है उसमें सारे सरकारों की भूमिका है। ये सरकार अपने जो देश का जो इतिहास है, उस देश के इतिहास को दोबारा लिखने की कोशिश ना करे, या अब देश के इतिहास को सिर्फ अपने राजनीतिक ढंग से, ढांचे से सोचने का ये कोशिश ना करे। सर, बहुत से प्रश्न इस जीडीपी में हम चाहते हैं कि अब हमारी सरकार यहाँ पे बोले कि ये यहाँ पे आज भी हमारा जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स है, वो चाहे एग्रीकल्चर हो या चाहे ट्रेड, होटल्स एंड कम्युनिकेशन हो, इतनी अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस नहीं हुए। और ये हमारे लेबर इंटेंसिव यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं। आज लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज हैं, उनकी
वास्तविक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। मैं चाहता हूं कि सरकार बताए कि एग्रीकल्चर और ट्रेड, होटल्स, कम्युनिकेशन, अपैरल, लेदर, टेक्सटाइल ऐसे क्षेत्रों में जहां पे ज्यादातर लोग काम करते हैं उसको बढ़ोतरी देने के लिए, ताकि लोगों को रोजगार मिले, क्या करेंगे? लोगों के वेतन बढ़े, उसके लिए क्या करेंगे? चलो मान भी लिया इस सरकार की बात, मान भी लिया कि देश आज बहुत तरक्की कर रहा है, मान भी लिया कि आज देश का जीडीपी बहुत ऊंचाई तक पहुंच गया है, मान भी लिया कि आज हमारा देश 5% जो 5वें नंबर के स्थान पे है और कुछ सालों के बाद 30वें नंबर स्थान पे है, कि देश की आर्थिक व्यवस्था अगर हम सरकार के मंत्रियों की बात सुने तो बहुत अच्छी है। तो मेरा प्रश्न यही है इस सरकार से कि अगर देश की आर्थिक अवस्था इतनी अच्छी है तो आज हमारे पेट्रोल पंप में पेट्रोल और डीजल के प्राइस घटे क्यों नहीं है? आज पूरे दुनिया में ऑयल प्राइसेस घट चुके हैं। आज हमारे पेट्रोलियम मंत्री बोलते हैं कि हम लगभग 40 देशों से तेल ले रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री बोलते हैं कि हमारी सरकार रशिया से चीप ऑयल ले रही है। तो जब हम ये चीप ऑयल ले रहे हैं, जब हमारे पास डाइवर्सिफाइड ऑयल सप्लायर्स है, तो ये पूरा का पूरा बेनिफिट हम कंज्यूमर को क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्यों पहले की तरह हम 70 रुपए और 60 रुपए का तेल हम क्यों नहीं कर पा रहे? अगर हमारी आर्थिक अवस्था इतनी ही अच्छी है तो मैं इस सरकार से गारंटी मांगूंगा कि आज के इस सालों में जो शुरुआत में हमने इन्फ्लेशन देखा, दूध के दामों में जो इन्फ्लेशन देखा, टमाटर के दाम में जो इन्फ्लेशन देखा, इस साल में नहीं होगा। आज भी ये सरकार कह रही है कि इन्फ्लेशन हो सकता है। तो ये किस प्रकार का काम कर रही है ये सरकार? ये सरकार आज ग्राहकों के लिए आज काम नहीं कर पा रही। ये सरकार बहुत दुख से मैं कहता हूं कि बहुत चंद कंपनियों के लिए काम कर रही है। और यही डेप्यूटी गवर्नर, फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर विराल आचार्य ने अपने पेपर में उल्लेखित किया है कि देश की जो आर्थिक अवस्था है ठीक नहीं हो रही है। सारा एक कार्टेलाइजेशन, एक मोनोपोली बन रही है। अगर आप बड़े बड़े इंडस्ट्री सेक्टर्स में देखेंगे तो हर सेक्टर में वो 3-4 बिजनेस डोमिनेट कर रहे हैं। वो चाहे एविएशन हो, चाहे टेलीकॉम हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे माइनिंग हो, चाहे मेटल्स हो। तो कितनी अफसोस की बात है कि पूरा जो हमारा इकोनॉमिक ढांचा है वो ये कुछ कंपनीज जो डोमिनेट कर रही हैं, कार्टेलाइजेशन हो रहा है, मोनोपोली हो रही है, उनके आधार पर चल रही है, जिसके कारण हमारी देश की जो आर्थिक जो हमारी रेगुलेटर्स है वो ढंग से काम नहीं कर पा रही। एक मैं वित्त मंत्री से जानना चाहूंगा कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने कुछ कंपनियों को नोटिस भेजा था कि आप इंडोनेशिया से कोयला बहुत कम दाम में लाते हो और भारत में आके उस दाम को आप बढ़ा देते हो, ये क्यों हो रहा है? इसके लिए कागज मांगे थे, लेकिन आज तक वो विभिन्न कंपनियों ने अपने कागज DRI, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को नहीं दिया। तो ये हम जानना चाहते हैं, क्या ये सरकार बड़े बड़े कंपनियों की तहकीकात करने से डरती है? क्या ये बड़े बड़े कंपनियों की इन्वेस्टिगेशन करने से डरती है? क्यों ये अपने जो भी रिपोर्ट्स आते हैं, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा सेबी को कि आप एक विशेष कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करें? क्यों इस अवस्था तक हम पहुंचे कि सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देना पड़ा? तो ये मैं बहुत अफसोस की बात है। धन्यवाद सर, बस 2-3 मिनट और। तो बहुत अफसोस की बात है कि जहां पे हमें ग्राहकों को सुरक्षित करना है, किसानों को सुरक्षित करना है, श्रमिकों को सुरक्षित करना है, ये सरकार विशेष कंपनियों को सुरक्षित करिए। और विशेष 1-2 कंपनी जिसका नाम पूरा सब जानते हैं, मैं वो नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि बवाल बच जाएगा, क्योंकि सरकार आज देश की नहीं है, वो उस कंपनी की चल रही है। तो सर, मैं यही आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि हमारी सरकार को देश के हमारे श्रमिकों ने चुना, मजदूरों ने चुना, ट्रक ड्राइवरों ने चुना, घर में काम करने वाले लोगों ने चुना, मैकेनिकों ने चुना, क्राफ्ट्समैन ने चुना, दुकानदार ने चुना, उनके लिए हमें आज सोचना चाहिए। आज हमारे गिग वर्कर्स, हम गिग इकोनॉमी की बात तो करते हैं, लेकिन गिग वर्कर्स के लिए हमने कौन सी सुरक्षा लाई है? हमारे कोविड के समय हमारी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स ने भरपूर काम किया। आप डॉक्टर हैं, आप खुद जानते हैं कि आशा कर्मी हमारे देश में स्वास्थ्य का जागरण करने के लिए, जन जागरण करने के लिए कितनी अहम भूमिका होती है। लेकिन आशा कर्मी, आंगनवाड़ी कर्मी आज हर प्रदेश में हड़ताल कर रहे हैं क्योंकि हमें मदद चाहिए, हम उनको मदद नहीं कर पा रहे। सर, लास्ट में मैं कंक्लूड बस मैं यही करना चाहूंगा कि आज भी हमें उन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पे ध्यान देना चाहिए
टी, कॉटन, रबर, स्पाइसेस, विशेष रूप से मैं टी का उल्लेख करना चाहूंगा कि आज असम जहां से मैं आता हूं, हमारी असम की चाय बहुत ही मशहूर है, लेकिन विदेश से, विशेष रूप से नेपाल से जो हम चाय की पत्तियां आयात कर रही हैं, उससे असम टी का ब्रांड खत्म हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आप नेपाल से ये इलीगल इंपोर्टेड टी को, ये जो बिजनेस एक स्कैम चल रहा है, उसको बंद करें और हमारे असम के सीटीसी टी पर एक जीआई टैग लगाए। और आज मैं हमारे बस एक ही हमारी चिंता आज हमारे मन में है कि देश की जो आबादी है वो और युवा की तरफ बढ़ रही है। पूरा दुनिया आज उनके आबादी आज और वृद्ध की तरफ हो रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे युवाओं को जिस प्रकार से शिक्षित होना चाहिए, उनके हाथ में जो कला होना चाहिए, उनके हाथ में जो हुनर होना चाहिए, वो आज भी नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जितना लोगों को गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मिलना था, आज भी नहीं मिल रहा है। तो आज चाहे डॉक्टर हो, डेंटिस्ट हो, नर्स हो, क्राफ्ट्समैन हो, होटल में काम करने वाला व्यक्ति हो, हमें स्किल ट्रेनिंग पे, स्किल एजुकेशन पे और ध्यान देना चाहिए। मिनिस्ट्री को उस हिसाब से शिक्षा पे, स्किल डेवलपमेंट पे और ध्यान देना चाहिए। ये बजट, ये सप्लीमेंट्री ग्रांट्स सिर्फ बड़े कंपनियों का नहीं, सिर्फ बड़े उद्योगपति का नहीं, ये आम जनता का होना चाहिए। इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं यहाँ पे अपना भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। श्री निशिकांत दुबे जी।